90 डिग्री एंगल पर ऐसे मैंने रखा हुआ, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस टॉर्क। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? आई होप कि सब चंगे हो गए। तो वेलकम बैक टू अड्डा 247 फिजिक्स थेरेपी। मैं आपका एक सर फिर से लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी टॉपिक फिजिक्स की, जिसे आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इसके डेरिवेशंस भी आते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि अगर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, क्या होगा उसके साथ? वो अपना अलाइनमेंट चेंज कर लेगा, मींस उसको ऊपर एक टॉर्क लगेगा। ये टॉर्क कितना लगेगा, इसी को आज हमें जानना है। तो फ्रेश हो जाइए, अपना मूड फ्रेश कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रख दिया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ये रखा है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई में। तो क्या होता है इसके साथ? इसके ऊपर एक टॉर्क लग जाता है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज रोटेटिंग इफेक्ट। रोटेटिंग इफेक्ट है जो किसी चीज को रोटेट करने के काम आता है या रोटेट करता है, ठीक है। तो यही टॉर्क लग रहा है भाई। इसे हम थोड़ा सा वीडियो में भी देख लेते हैं बच्चों, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। इसमें जरा देखिए आप कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है। तो ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसके ऊपर एक रोटेटिंग इफेक्ट लग रहा है, या दो फोर्सेस लग रहे हैं जो कि इसको घुमा दे रहे हैं, इसको रोटेट कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। इन दो फोर्सेस को हम कहते हैं कपल ऑफ फोर्सेस। कपल ऑफ फोर्सेस, इन शॉर्ट इसी को हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? इसी को हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। इसी टॉर्क के बारे में हमें जानना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमें आज की टॉपिक पढ़नी क्या है, आज हमें जानना क्या है। तो ये एक रहा हमारा इंटरफेस, सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए हम अपनी टॉपिक की ओर आते हैं। इसी को हमें जानना है, ये टॉर्क कितना होता है, इसी को हमें निकालना है, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, सिंपल से क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला आप इंटरफेस समझ गए कि भाई हमें निकालना है क्या। ये जो टॉर्क है ना, ये जो टाउ है, यही हमें बताना है कि भाई कितना है। ये टॉर्क लग रहा है कितना है, ये घुमा रहा है इसको कितना है, यही तो हमें जानना है, यही हमारा टारगेट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये रही आपकी एक एक्सटर्नल फील्ड। बहुत आहिस्ते आहिस्ते समझिएगा, पूरी तरह से बिल्कुल समझोगे बच्चों। बस माइंड फ्रेश करिए अपना और सारे काम को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप सभी जानते हो कि एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है बच्चों। और ये रहा हमारा प्यारा सा डाइपोल। ये हमारा प्यारा सा डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप तो जानते ही हो, ये एरो से रिप्रेजेंट की हुई है, इधर से इधर की ओर होती है। इधर से इधर मतलब माइनस से प्लस चार्ज की ओर होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, वही है ये, ओके। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस डाइपोल को ऐसे उठाऊंगा और रख दूंगा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या करूंगा मैं? इस डाइपोल को ऐसे उठाऊंगा और रख दूंगा यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये जो तिरछा डाइपोल मैंने ऐसे रखा है ना, ये ऐसे मैं उठाकर रखूंगा ऐसे, ये यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये चार्ज है ना, ये थोड़ी ही देर में ऐसे घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? ये थोड़ी देर में ऐसे अलाइंड हो जाएगा, ये पूरा डाइपोल ही घूम जाएगा जब मैं इसको ऐसे उठाकर यहां रखूंगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्स लगे, एक इधर लगा एक इधर लगा। इसी को तो कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। कपल में दो होते हैं, ठीक है। आप कपल का मतलब कुछ और ना समझिएगा, ठीक ठीक, ओके। तो ये दो फोर्सेस हैं, कपल लग रहे हैं इस पर, कपल ऑफ फोर्सेस, जो कि इसको घुमाकर इसको अलाइन कर देंगे। कुछ इस तरह से अलाइनमेंट होता है बच्चों। हमेशा याद रखना कि हमेशा एक डाइपोल चाहता है कि उसकी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। यस, सही पकड़ा। कहां? वो हमेशा याद रखना, उसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो।
ऐसा हर डाइपोल चाहता है। ठीक है, तो ये भी डाइपोल जब मैं इसको उठाकर यहां रखूंगा ना, तो जो इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी इधर से इधर की ओर, कहां से कहां की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये मैंने एरो बना दिया ना, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये हमेशा चाहेगा कि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए, इधर की ओर हो जाए। जो ये एरो इधर है ना, ये चाहेगा मैं अपना एरो इधर कर लूं, इधर की ओर कर लूं, ऐसे। यही कोशिश रहती है एक डाइपोल की, और इसी कोशिश में इस पर लग जाता है क्या, कपल ऑफ फोर्स। एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, और ओवरऑल ये डाइपोल जो है रोटेट कर जाता है। ठीक है, मींस इस पर एक टॉर्क लग जाता है। इसी टॉर्क के बारे में हमें जानना है बच्चों। आई होप कि समझ गए होगे क्या हम करने जा रहे हैं, टॉर्क हम निकालने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, यहां पर क्या है, एक डाइपोल था जो कि मैंने उठाया और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद आप देख सकते हो कि इसके डाइपोल मोमेंट की बच्चों डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है। ओके, तो इस पर क्या है, तुरंत फोर्स लगना शुरू हो जाता है। एक फोर्स इधर की ओर लगा, देखिए एक फोर्स इधर की ओर लगा और एक फोर्स बच्चों इधर की ओर लगा। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो साइड पॉजिटिव होता है। वो साइड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आप जानते हो बच्चों कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं ना, इसलिए इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर डाइपोल के इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये फोर्स होगा कितना, F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ाया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये मैंने बता रखा था, है ना, ये मैंने बता रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला। तो यहां से F कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसमें कर दो, Q को E के साथ, तो F कितना हो जाएगा आपका, E इंटू Q हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? बस यही चीज तो हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि ये चार्ज प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखा हुआ है क्योंकि प्लस वाले चार्ज पर फोर्स लग रहा है। ओके, सेम इसी तरह क्या है निगेटिव वाले चार्ज पर, देखिए निगेटिव वाले चार्ज पर बच्चों देखिए कि ये निगेटिव चार्ज जो आपका है ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वही हो रहा है, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स इधर की ओर लगेगा। सेम उतने ही अमाउंट का फोर्स लग रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसके पास माइनस था इसलिए इस वाले फोर्स में क्या आ गया बच्चों, इस वाले फोर्स में आ गया आपका माइनस, देख सकते हैं, और इस वाले फोर्स में क्या था बच्चों आपका प्लस। ठीक है, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं एक इधर है फोर्स तो एक इधर है। फिजिक्स में जब भी जो क्वांटिटी सेम होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच का रिलेशन हमेशा माइनस में चलता है। ठीक है, आई होप कि बच्चों इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स अभी कितना लगेगा, चलिए ट्रांसलेशन से इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में आया, अगर ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आएगा कब, जब ये डाइपोल जो ऐसे रखा ना ये पूरा अगर ऐसे हो जाता है तब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये अभी ऐसे तिरछा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाए रखे हुए हैं। क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा बनाए हुए इसने। ठीक है, अब यही थीटा अगर ये जीरो कर लेता, मतलब ये घूम जाता है, ऐसे हो जाता है, घूमकर ऐसे हो जाता है, इस केस में इस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है एकदम अपोजिट हो जाएंगे, पैरेलली अपोजिट हो जाएंगे, जिससे कि नेट फोर्स उस केस में जीरो हो जाएगा, और इस केस को हम कहते हैं डाइपोल का इक्विलिब्रियम होना। ठीक है, द डाइपोल विल नॉट ड्रिफ्ट लेटरली। ठीक है, तो डाइपोल इस केस में ऐसे घूम जाना है। रोटेशनल टर्निंग इफेक्ट क्या है बच्चों, चलिए इसको भी देख लेते हैं। बिकॉज द फोर्सेस एट अलोंग different lines of action, they generate a rotational moment known as couple। ठीक है, अब देखिए ये दो फोर्सेस जो हैं, ये दो फोर्सेस हैं अपोजिट अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डाइपोल क्या हो जा रहा है, रोटेट कर जा रहा है ना, है कि नहीं, ये रोटेट कर जा रहा है। इसी रोटेशन को हम क्या कहते हैं, मोमेंट, दिस मोमेंट इज नोन एज कपल, इन शॉर्ट टॉर्क।
क्या कहते हैं हम, इन शॉर्ट टॉर्क इसको हम कहते हैं। ठीक है, आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों टॉर्क के बारे में हमें अगर जानना है, टॉर्क अगर हमें निकालना है, तो कुछ टर्म्स का हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। वो टर्म्स क्या है, आइए देखते हैं। टॉर्क का हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क ये टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। टॉर्क का जो सिंबल होता है टाउ होता है बच्चों, ये टाउ का सिंबल है। ठीक है, टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की बात हो रही है, और ये वाला जो फोर्स है, इस दोनों ही फोर्स हालांकि एक ही होते हैं, सेम होते हैं, इन दोनों ही फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये फोर्स और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए ये फोर्स है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, AC है। ठीक है, तो टॉर्क अगर हमें निकालना है तो हमें ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम पहले से ही जान रहे हैं, क्यू ई है कि नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, क्यू ई है। ठीक है, लेकिन इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ये तो हमें निकालना है। और इसको निकालेंगे कैसे हम, इसको हम निकालते हैं बच्चों अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, इन्हीं सब का यूज करके बस हमें करना है, निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हो ये डाइपोल था जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज था। ये कौन सा चार्ज था बच्चों, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज था। ये कौन सा चार्ज था बच्चों, ये निगेटिव क्यू चार्ज था। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर से इधर थी, है कि नहीं, है ना, यही चीज हमने जाना था। अब चलिए देखते हैं, आपको पता है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है कि नहीं। अब देखिए यहां से यहां हमने पॉइंटिंग कर दी सभी पर, ए बी, और इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया। ठीक है, हमें दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मींस हमको ए सी निकालना है। ये ए सी कितना है भाई, यही हमारा अभी टारगेट है। ए सी निकलेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाएगी। ऑलरेडी हमें एफ की वैल्यू पता है, विच इज क्यू ई होती है। ठीक है, ये क्यू ई है, ध्यान देना इस चीज को, क्यू ई है ये। अब देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, आपको पता है ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है भाई, 90 डिग्री एंगल पर। ओके, 90 डिग्री एंगल है, ये कुछ एंगल पर जो डाइपोल था वो रखा हुआ है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, ये डाइपोल एक एंगल पर हमने रखा है, तिरछा ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, तभी ये फोर्स धीरे धीरे कम होगा, सॉरी ये एंगल धीरे धीरे ऐसे कम होगा, है कि नहीं। अब ये थीटा एंगल था, ये 2L डिस्टेंस थी, ये AC हमको निकालना है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन चीजें मैटर कर रही है, कौन कौन चीजें मैटर कर रही है, AC हमारे लिए मैटर कर रही है, और 2L हमारे लिए मैटर कर रहा है, और साथ ही साथ थीटा। ठीक है, तो क्या हम करें ऐसा कि ये AC निकल आए। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है बच्चों, इस ट्रायंगल में, ये इन ट्रायंगल लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो देखिए मैं इसे हटा दे रहा हूं। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आप जानते ही हो। ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड आप जान रहे हो, एफ इज इक्वल टू ई क्यू, या क्यू ई, है कि नहीं। तो मैं फिर से यहां पर अलग से लिख दे रहा हूं भाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा लगाया तो क्या होता है, ये जरा बताइए। साइन थीटा अगर हमने लगाया तो क्या होता है। ठीक है, आप जानते हो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये अपोजिट लिखा हुआ है, इसे परपेंडिकुलर कर लीजिए। ठीक है, क्या है ये, परपेंडिकुलर। थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं भाई, जो मैं जनरेट करता हूं जब पीपीटी, तो थोड़ा बहुत उसमें मिस्टेक्स हो जाते हैं, कभी कभी वर्ड्स के, तो कभी कभी स्पेलिंग्स के, तो उसे माइंड मत करिएगा। ठीक है, आप नोटिस करा सकते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे। ठीक है, तो मैं बहरहाल यहां तो मैं सही करूंगा ही। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ओके, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, जो मेन एंगल हमारा होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड। ठीक है, ये मेन एंगल है, इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन है, ये है AC है। ठीक है, इसलिए AC अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, AB है। ठीक है, AB हमने कर दिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए भाई,
हमको तो AC ही चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा के साथ, AC आ जाएगा। लेकिन उसके पहले हम ए बी की वैल्यू भी तो जानते हैं, ए बी की वैल्यू भी तो हम जानते हैं, कितनी होती है ए बी की वैल्यू, 2L। ए बी कितना है आपको पता है, डाइपोल के चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ए बी विच इज 2L, है कि नहीं। अब इसी 2L को हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है, ए बी की जगह यहां पर अगर हमने रख दिया, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो देखिए यहां जगह नहीं है, मैं थोड़ा यहां पर करना चाहूंगा बच्चों। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने कर दिया तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं ना। अब इसी ए बी की जगह हम क्या लिख दें, 2L लिख दिया, साइन थीटा एज इट इज, तो हमारा ए सी इतना आ जाएगा। देखा आपने कि मैंने ए सी कैसे लाया, दोनों ही फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो मैंने कैसे लाया, है कि नहीं, इजी है, बहुत इजी है भाई। अब हम क्या करेंगे, हमें फोर्स भी पता है, हमें उन दोनों फोर्सेस के बीच में, सॉरी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता है, और हमें उन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमें वो भी पता है। अब हम अपना टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क के फॉर्मूले में हम रख सकते हैं, ठीक है। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने बताया अभी ना, टॉर्क टाउ, देखिए टाउ सिंबल होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये टाउ होता है भाई, ये टाउ का सिंबल होता है, थोड़ा टी की तरह होता है, टी ए यू, टी ए यू है, एफ नहीं है, टी है ये, एफ नहीं है, सॉरी मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आपको स्पेलिंग भी पता हो, ठीक है, टी ए यू, ये टाउ का सिंबल होता है, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सा, मेनली आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड ही लेना है, प्लस माइनस में नहीं लेना है, मतलब ठीक है। टॉर्क जब भी निकालते हो उसमें माइनस प्लस का कोई मैटर नहीं होता है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता है कि नहीं, ओके। तो ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आपको ये फोर्स भी आपने निकाल रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको पता है कि नहीं। है कि नहीं बच्चों, ये आपको पता है कि टॉर्क का ये फॉर्मूला है, आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था फोर्स, आपको पता था कि फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू क्यू ई होती है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है हमारे पास, ठीक है। सब्स्टिट्यूट जियोमेट्री, अभी सॉरी, ये हमने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था दोनों ही फोर्स के बीच में, वो कितना था, ए सी इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, है कि नहीं। साइन थीटा यहाँ ब्रैकेट में रखने की कोई जरूरत नहीं है थीटा को, ठीक है, चाहे थीटा प्लस में आए या माइनस में आए, ये पूरा पूरा टर्म प्लस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, कॉस है नहीं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री आप सभी पढ़े ही होंगे, क्लास 11th की चीजें। अच्छा एक चीज और, कि आप लोग और किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हो, ठीक है। जो भी टॉपिक आपके बच्चों नेक्स्ट होने वाली है, या आप अपनी मन से भी बता सकते हो, क्योंकि आई थिंक कि यहां तक जो पहले चैप्टर से है पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक मैंने खत्म कर दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो आप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। बाकी आपको और भी कोई चीजें पूछनी है मेरे बारे में, या पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, और कुछ पर्सनल मत जाना, ओके। आइए देखते हैं भाई, चलिए अब थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं। अब हमने क्या कहा, टॉर्क, टॉर्क फोर्स, फोर्स कितना है, क्यू ई, भाई हमने फोर्स की जगह क्यू ई रख दिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी की जगह हमने क्या रख दिया, जो हमने ए सी निकाला था 2L साइन थीटा, है कि नहीं। अब इसी को मैंने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, E को मैंने यहां रख दिया, Q को हमने 2L के साथ रख दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ यहां पर, बस थोड़ा सा इधर उधर मैंने किया, E को मैंने पहले रख दिया, Q को मैंने क्या कर दिया, 2L के साथ रख दिया और ब्रैकेट में कर दिया है कि नहीं।
क्यों किया मैंने? क्योंकि आप जानते हो 2QL इज इक्वल टू P विच इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब डाइपोल पढ़ रहे हो तो डाइपोल मोमेंट में ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, किसी फॉर्मूले में डाइपोल आप पढ़ रहे हो और डाइपोल मोमेंट ना है, ऐसा तो होगा ही नहीं। आपको डाइपोल मोमेंट P जरूर देखने को मिलेगा, वेक्टर P जरूर देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहां पर देखिए, ठीक है, बस मैंने रीअरेंज किया हुआ। 2QL की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2QL की जगह मैं लिखूंगा P। क्या लिखूंगा मैं? P लिखूंगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, थोड़ा सा एक नया टाइप का फॉर्मूला ये बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यही फाइनल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी है भाई, याद रखना इसको। यही आपका फाइनल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ दो अलग अलग टर्म हमने निकाले, एक फोर्स और एक क्या निकाला हमने? एसी निकाला। दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस टॉर्क के फॉर्मूले में, जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े थे टॉर्क के फॉर्मूले क्लास 11th में, वही वाले फॉर्मूले में हमने उठाकर रख दिया। क्या बहुत टफ है? कुछ नहीं टफ है। एग्जाम में ये सब आते हैं, आपको सिंपली यही फिगर आपको बना देना, जो भी मैंने बनाया था, जो भी मैंने दिखाया था, आपको बस वही फिगर आपको बना देना है। फॉर्मूला याद रखना टॉर्क का क्या है, एफ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और उसे फिगर के थ्रू आप फिगर बना दोगे तो एसी की वैल्यू अगर रट भी लोगे ना, तब भी आप ये टॉर्क के फॉर्मूले में रख कर निकाल दो, 5 नंबर से नीचे तो नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आते हैं आगे। तो ये बच्चों टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, हमने इसकी जगह क्या किया? पी रख दिया, ई एज इट इज है, साइन थीटा एज इट इज है। याद रख लो, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या है? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा है। एक बार फिर से, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब भूलोगे नहीं, ठीक है, भूलना एकदम नहीं है। अच्छे बच्चे हो तुम लोग, दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, लापरवाही करोगे और रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हें आइंस्टाइन भी नहीं आके पढ़ा पाएंगे बच्चों, और न ही कोई दुनिया का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी अगर कोई प्रोफेसर आ जाए तो ही नहीं पढ़ा पाएंगे। कोई भी आपको पढ़ाता हर कोई है बच्चों, हर टीचर अच्छे से ही पढ़ाता है, आपको बेस्ट देने की कोशिश करता है। आप समझोगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप समझ भी जाते हो, लेकिन ये एक चीज में लापरवाही कर जाते हो। वो लापरवाही क्या है कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, वो लापरवाही क्या है कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जिसका मैं कमेंट आपका सही होगा, अगर जो लापरवाही आप सही बताओगे, मैं उसको पिन जरूर करूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। द एंगल सिमुलेटर, स्पेशल केसेस भी जिसे हम कह सकते हैं, स्पेशल केसेस भी जिन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉर्क है बच्चों, ये कैसे कैसे लगेगा? जैसे कि मैंने बताया, पहली बात तो ये कि टॉर्क ऐसा लगता है कि हमेशा इस डाइपोल को एक अलाइनमेंट में लाना चाहता है। कैसा अलाइनमेंट? की डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। थोड़ा मैं इसको रोक रहा हूं अभी मैं जो टॉर्क के बारे में पढ़ा ना, थोड़ा सा और उस पर बातें कर लेते हैं। अगर मैंने ये डाइपोल को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां थी? इधर से इधर थी, इधर से इधर की ओर थी। ठीक है, इधर की ओर थी, और मैंने डाइपोल ऐसे रखा था, तो ये डाइपोल ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, इसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये पेन की डायरेक्शन में, पेन की नोक की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी। ऐसे रखा मैंने, ये भी ऐसे होना चाहेगा। मैं इसको ऐसे भी रखूंगा ना, तब भी ये ऐसे ही होना चाहिए। मैं इसको ऐसे रखूंगा ना, तब भी ऐसे ही होना चाहिए। मैं इसको ऐसे रखूंगा ना, तब भी ऐसे ही होना चाहिए। घूम जाएगा ऑटोमेटिक। यही तो होता है टॉर्क, घूम जाएगा ऑटोमेटिक, ये घूमेगा, यही होता है टॉर्क आपका। ठीक है, ये अलाइनमेंट लगता है, जब ये अलाइनमेंट जब होता है तो उसके पीछे काम कौन करता है? टॉर्क करता है। यही हमने निकाला है। हमेशा याद रखना बच्चों कि डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होने की कोशिश करता है, और उसी चक्कर में टॉर्क लग जाता है उस पर। ठीक है, आई होप कि बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी जान लेते हैं। मैंने टॉपिक रोक दी थी, चलिए फिर से शुरू करते हैं। अगर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इधर से इधर की ओर है। ठीक है, इधर से इधर की ओर है बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर इसको इसकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ऐसे एक डाइपोल रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। अब
ये कितने एंगल पर रखा हुआ है आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री एंगल पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर ऐसे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है अगर फील्ड इधर है तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, और इस नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा। मतलब ये डाइपोल को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब ये डाइपोल ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। तो इस केस में टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क के फॉर्मूले से हम देखते हैं क्या होता है मैक्सिमम टॉर्क इस केस में। तो एंगल थीटा तो 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, है कि नहीं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा तो 90 डिग्री है, तो 90 मैंने रख दिया। अब आप जानते हो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकेंड, देखना चाह रहा हूं किसका आंसर सही है। टाइम आपका खत्म हो गया, कोई नहीं बता पाया। आप पढ़ाई कीजिए भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1। मत भूलो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं अगर तैयार है तो कर लो, बहुत प्रॉब्लम होगी वरना इंटर की मैथ्स सॉरी फिजिक्स में। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होगी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं अगर 1 रख दूंगा साइन 90 की जगह, तो पीई इंटू 1 मतलब पीई ही रह जाएगा। इस केस में जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, सॉरी डाइपोल मोमेंट मैं कह रहा हूं, टॉर्क जो होता है इस केस में मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा टॉर्क लग रहा होता है इस केस में। अगर आपने एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर रखा है तो इस केस में टॉर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, इस एंगल पर डिपेंडेंसी है पूरे के पूरे टॉर्क की। ठीक है, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू किस पर होती है, किस पर होती है भाई, 90 डिग्री पर। ठीक है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम +1। चलिए ये बताइए साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। मिनिमम 0 नहीं होती है, मिनिमम -1 होती है और मैक्सिमम +1 होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम +1 अगर हमने कर दिया तो इस केस में भाई आपका जो डाइपोल सॉरी टॉर्क जो है वो कितना आएगा, पीई आएगा। मैं बार बार डाइपोल बोल दे रहा हूं, ठीक है, तो माइंड मत करिएगा, मैं सही भी बोल रहा हूं बाद में कि टॉर्क है यहां पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये केस फर्स्ट था। ये कैसा केस था बच्चों, ये केस फर्स्ट था। केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में ऐसा क्या है, मैंने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे कुछ रखा, नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन वही मैंने रखा हुआ है बस, है कि नहीं। आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की, भाई ये तो स्टेबल है। डाइपोल यही तो चाहता है कि डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में हो जाए। डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाए। डाइपोल कुछ नहीं बोलेगा, फिर वो एकदम बस ठहर जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ठहरा हुआ है, मतलब इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको घूमने घूमने की जरूरत ही नहीं है, टॉर्क लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में टॉर्क तो लॉजिकली भी 0 है, लेकिन मैथमेटिकली हमें 0 दिखाना है। तो आपको पता है यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। कितना एंगल है, कोई एंगल नहीं भाई, ये कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है। इस केस में अगर 0 डिग्री का एंगल है बच्चों तो साइन 0 हम रखेंगे, और साइन 0 की वैल्यू बताइए कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री पर वैल्यू 0 होती है। तो पीई इंटू 0 जब करोगे, पीई इंटू जब 0 करोगे तो ये पूरी पूरी वैल्यू खत्म। तो इस केस में टॉर्क जो है मिनिमम हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है टॉर्क। ठीक है, अब केस थर्ड पर आते हैं बच्चों। केस थर्ड पर मैंने इस डाइपोल का ये जो पॉजिटिव वाला है हिस्सा, ये मैंने पॉजिटिव वाली प्लेट की ओर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया मैंने। ठीक है, और नेगेटिव वाला हिस्सा उस तरफ कर दिया। मींस कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर था,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर की ओर था, इधर की ओर, और डाइपोल मोमेंट जो है इधर की ओर है। ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब 180 का एंगल, ठीक है, 180 का एंगल होता है तो डाइपोल मोमेंट, सॉरी, हाँ, ये टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होगा देखते हैं, चलिए। साइन 180 पर वैल्यू कितनी होगी बताओ। तो जीरो होती है। साइन 180 पर भी वैल्यू जीरो होती है भाई। तो जब साइन 180 पर भी वैल्यू जीरो है तो पीई इंटू जीरो इज इक्वल टू, अगेन टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा। आई होप कि बच्चों क्लियर होगा ये चीजें, ठीक है। आप बिल्कुल इनको नोट्स में लिखिए, जरूरी है आपके लिए। बहुत छोटी टॉपिक है, बहुत बर्डन नहीं है इस टॉपिक का, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है, और बहुत जरूरी भी है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं चीजें हमें क्या सीखनी है, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या जाना कि टॉर्क हमारा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है कि नहीं। ये टॉर्क का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, टॉर्क का वेक्टर एनालिसिस करने जा रहे हैं कि ये जो टॉर्क है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। सवाल उठता है ना भाई, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, और इंटरमीडिएट में हो तो हमेशा हर क्वांटिटी में जो भी फॉर्मूले निकाल रहे हो, जो भी आपको मिल रहा है, फोर्स फॉर्मूला, टॉर्क, ये जो भी नई नई फॉर्मूला वो क्वांटिटीज आपको पता चल रही है, फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता चल रही है, आपको ये जानना उसमें जरूरी है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह जो टॉर्क हमने निकाला ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, तो जवाब है इसका ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। आपने क्लास 11th में बच्चों पढ़े हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना वेक्टर में, कि दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों के बीच रिलेशन है क्रॉस का, ठीक है, दोनों के बीच रिलेशन है क्रॉस का। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा करके लिखते हो। इन दोनों वेक्टर के बीच अगर कुछ एंगल है, ठीक है, आपने पढ़ा है ना, इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर कुछ एंगल है, ये ए है मान लीजिए, ये बी है मान लीजिए, तो तो इस पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है, तो इस केस में ये इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है उसको एक्स मान लीजिए, या वेक्टर जो है इसको एक्स मान लीजिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ये क्वांटिटी इस डायरेक्शन में करे तो। बहरहाल आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, आप सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। आप क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या जानते हो, ए बी साइन थीटा। अगर ए क्रॉस बी है तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। इससे मैच कीजिए जरा, यहां पर क्या है, पीई साइन थीटा, तो क्या इसको भी हम वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो दो वेक्टर के क्रॉस से बनने वाला, क्रॉस प्रोडक्ट से बनने वाला जो वेक्टर होता है, इन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है कुछ इस तरह से। अगर पी की डायरेक्शन इधर है और ई की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों ही वेक्टर से 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक वेक्टर रिजल्टेंट होगा, जो कि हमारा टॉर्क है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों ही वेक्टर से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये साइन जो सिंबल होता है एकदम पॉइंट कॉर्नर वाला, ये 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टॉर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, हमने सिर्फ कंपेयर करके समझ लिया कि टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर भी एरो लगा देंगे, और इसकी डायरेक्शन कहां होती है, डायरेक्शन याद रखना कि दोनों ही फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है, दोनों ही फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो अभी हमने बताया है वही चीज यहाँ लिखा है, चलिए एक बार पढ़ भी लेते हैं भाई क्या होता है। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, its direction is always strictly perpendicular to the plane containing the both electric field and the dipole moment p। मतलब कि आपका ये जो टॉर्क है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का जो प्लेन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों इस चीज को,
तो ये रहा हमारा, हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में भी दिखा सकते हैं। हालांकि यहाँ एरो नहीं लगा है, अगर क्रॉस लगा रहे हो तो एरो जरूर लगाओ यहाँ पर, ठीक है, एरो जरूर लगाओ, इससे ये फिजिकल क्वांटिटी है ये हमें पता चलता है बच्चों, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये भी टॉपिक आपको। बहुत ही अच्छी टॉपिक है भाई, बहुत सही, हमने आपको एकदम इजी करके बताया हुआ है और आप बहुत अच्छे से समझे भी होगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। जो भी डाउट है उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाह रहे हो, अपने इंटरेस्ट को जरूर बताइए। कोई चीजें हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, पर्सनल चीजें भी बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनल चीजें बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब ये क्लास खत्म करते हैं, अब हम अगली टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों।